Hello students, I am Nasir Ahmed and I have been teaching English for 15 years, and in this session we are going to learn how to tackle, how to face, how to solve comprehension passage. So students, let's start the session. तो इस सेशन के अंदर जो हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉम्प्रीहेंशन को कॉम्प्रीहेंशन ही क्यों कहते हैं, इसको कॉम्प्रीहेंशन ही क्यों कहा गया, इसका जो ये टाइटल है कॉम्प्रीहेंशन, इसे कॉम्प्रीहेंशन का नाम ही क्यों दिया गया, इस टाइटल को कुछ और क्यों नहीं कहा गया। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, कॉम्प्रीहेंशन को कॉम्प्रीहेंशन इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस वर्ड कॉम्प्रीहेंशन केम फ्रॉम द वर्ड कॉम्प्रीहेंड। एज फार एज कॉम्प्रीहेंशन इज कंसर्न, एज फार एज दिस वर्ड इज कंसर्न, तो इसमें जो ये ION या SION लगा, तो इस वर्ड ने इसे नाउन बना दिया, इस वर्ड ने इसे नाउन बना दिया। SION लगकर, TION लगकर, ION लगकर वर्ड नाउन बनता है। तो ये जो SION है, TION है, ये नाउन सफिक्स है, ठीक है। तो ये जो वर्ड बना किस वर्ड से, कॉम्प्रीहेंड। और कॉम्प्रीहेंड की बात करें तो दिस वर्ड इज ए वर्ब, दिस वर्ब इज ए वर्ब, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड। अब कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग क्या होता है, टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग क्या हुआ, टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड मीन्स किसी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड मीन्स किसी भी चीज को समझना। तो अगर हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ दैट इज समझ, कि किसी भी चीज को समझ कर करना। अब एक बात तो समझ में आ जाती है, इस बात को समझकर एक बात समझ में आती है कि कॉम्प्रीहेंशन सिर्फ समझ का खेल है, कि इसे अगर आपको टैकल करना है, फेस करना है, सोल्व करना है, तो बहुत सी चीजों को समझना पड़ेगा। किन चीजों को समझना है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि समझना किस चीज का है। कि अगर कह रहा है कि कॉम्प्रीहेंशन जो वर्ड बना कॉम्प्रीहेंड से बना, कॉम्प्रीहेंड का मतलब है समझना, तो किस चीज को समझना, तो जनरली हमारी सोच तीन चीजों पर आकर टिक जाती है। वो तीन चीजें क्या हैं, वो तीन चीजें क्या हैं, तो वो ये रही कि अंडरस्टैंड करना, किसको, वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करना, वोकैबुलरी को याद करना, वोकैबुलरी को समझना, वोकैबुलरी के रट्टे मारना। क्या ये उस समझ की बात कर रहा है कि यहां पर हम बैठकर वोकैबुलरी के रट्टे मारे, तो क्या ये वोकैबुलरी के रट्टे मारने की बात कर रहा है, या अगर हम बात करें तो क्या ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझने की बात कर रहा है, या पैसेज के जिस्ट की बात कर रहा है। इनको एक एक करके समझते हैं थोड़ा। देखो वोकैबुलरी जो है एक एक करके पकड़ते हैं, पहले वोकैबुलरी की बात करते हैं कि पैसेज पढ़ते हैं तो वोकैबुलरी बड़ी परेशानी क्रिएट करता है। लेकिन देखो वोकैबुलरी अगर परेशानी क्रिएट कर रहा है तो करेगा, तो जिसका बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी होता है उसका भी कुछ नहीं होता। एक बात समझिए, हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हिंदी में बात करते हैं तो क्या हमें हिंदी का पूरा डिक्शनरी याद है, नहीं, हिंदी की पूरी डिक्शनरी याद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम किसी से बात करते हैं, जब किसी की बात सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, इवन पूरी फिल्म देख लेते हैं, एक सिंगल वर्ड ऐसा नहीं होता जिसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जबकि हमें पूरा डिक्शनरी याद नहीं है, जबकि हमें पूरा डिक्शनरी याद नहीं है। तो वोकैबुलरी के लिए हम क्या बोलें, वोकैबुलरी के लिए हम क्या बोलें, तो वोकैबुलरी के लिए आपको समझना क्या है कि इसको जिस तरह से हिंदी की डिक्शनरी हमें पूरी याद नहीं है, तो उस तरह से इंग्लिश की भी पूरी डिक्शनरी हर किसी को याद नहीं होती। लेकिन जिस तरह हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, उसी तरह इंग्लिश में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर हम सिर्फ उतना वोकैबुलरी अपने काबू में कर लें जितना इस्तेमाल में है। अब बात आती है कि उतना वोकैबुलरी कैसे काबू किया जाए जिसका इस्तेमाल है, तो बेटा वो प्रैक्टिस से, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से, रोज़ाना रीडिंग करने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो वोकैबुलरी प्रॉब्लम बनता है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं बनता कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज न सोल्व हो, ये समझ लीजिए। वोकैबुलरी इतनी प्रॉब्लम नहीं बनता कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सोल्व ना हो। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है
जिसमें कॉम्प्रिहेंशन ना पूछा जाता हो, चाहे कोई एकेडमिक्स की बात कर लो, चाहे किसी भी एकेडमिक्स एग्जाम की बात कर लो बीए तक, और चाहे आप बात कर लो एसएससी की बात, और चाहे आप कर लो यूपीएससी, और बात कर रहे हैं एचपीएससी की, तो आप किसी की बात कर लो तो कॉम्प्रिहेंशन हर जगह पूछा जाता है। लेकिन मैंने क्या बताया, वोकैबुलरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन उससे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सोल्व ना हो ये नहीं करता। इस बात को समझना है। तो मतलब वोकैबुलरी इश्यू नहीं है। इसके लिए मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल ये देता हूं कि मुझे यहां से, जैसे मैं इस वक्त मुखर्जी नगर में हूं, मुझे मुखर्जी नगर से कनॉट प्लेस जाना है, मुझे मुखर्जी नगर से कनॉट प्लेस जाना है। मैंने एक बाइक ली और बाइक लेकर मैंने चलाना शुरू किया, बाइक लेकर चलाना शुरू किया, तो मुझे बार बार रास्ते में खड्डे नजर आ रहे हैं, मुझे बार बार रास्ते में खड्डे नजर आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाइक से उतरता हूं और पहले मैं खड्डों को भरता हूं और फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं बाइक से उतरता हूं, खड्डों को भरता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो दोस्त, मुझे कनॉट प्लेस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियस, इट इज सो हैक्टिक, इट इज सो बर्डनसम एंड इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब मैंने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्यों बोला और ये एग्जांपल क्यों दिया? मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि मुखर्जी नगर से जो कनॉट प्लेस जाना है, ऐसे मान लो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सोल्व करना है, और जो रास्ते के खड्डे हैं इनको आप ऐसे मान लो जैसे कि वोकैबुलरी आ रही है। अब इनको भरना ऐसा है जैसे कि बार बार डिक्शनरी को उठाना है, वर्ड का मीनिंग देखना है कि व्हाइल अटेम्प्टिंग ए पैसेज, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप बार बार डिक्शनरी को उठा के वर्ड का मीनिंग देखें? और हाउ मेनी टाइम्स यू विल गो फॉर द डिक्शनरी? कितनी बार आप डिक्शनरी को पढ़ेंगे, वर्ड देखेंगे? तो इससे तो पैसेज और हेक्टिक, मतलब बर्डनसम, हेडेक क्रिएट कर देगा। तो यहां करना क्या है, अब हमें यहां से मुखर्जी नगर से हमें कहां जाना है? कनॉट प्लेस। अगर हमें मुखर्जी नगर से कनॉट प्लेस जाना है तो हमें खड्डों को अवॉइड करना होगा। अब यहां बात आती है कि ये सर अवॉइड कैसे होंगे, ये तो आपने एग्जांपल दे दिया, हवाओं में बात कर दी। बट इसी बात को समझना है हमें, इसी बात को समझना है, थोड़ी स्ट्रेटेजी को माइंड में सेट करना है कि यार ये हो क्या रहा है, सर बोल क्या रहे। तो इन चीजों को मैं थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में समझाऊंगा। देखो, अगर आपने 10वीं कर रखी है तो 10 साल, 12वीं कर रखी है 12 साल, बीए कर रखी है 15 साल, और ऑब्वियस कोई भी आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो 15 बीए तो कर ही रखी होगी। यार 15 साल में ये बात समझ में नहीं आई, 15 साल में ये बात समझ में नहीं आई, तो ऑब्वियस मेरे इस 1 या 1.5 घंटे के लेक्चर में तो पूरी बात एकदम क्लियर होगी नहीं, लेकिन हाँ शुरुआत हो जाएगी, पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी। बस मैं चाहता हूं आप बने रहें, आप इस लेक्चर को पूरा देखें, समझें, और उसके बाद एनालाइज कीजिएगा कि क्या थोड़ा बहुत सोच में प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा, थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज हुई, ये जरूर देखिएगा। फिर शुरू करता हूं मैं। तो वोकैबुलरी को हम थोड़ा अवॉइड करके भी चल सकते हैं, सिर्फ उस वोकैबुलरी पर ध्यान देना जो हमें आता है। जो नहीं आता तो सेंटेंस जब पढ़ रहे हैं तो जो वोकैबुलरी आती है और जो नहीं आती, तो जो वोकैबुलरी आती है उससे हम आइडिया लगाएंगे कि जो वोकैबुलरी नहीं आती है। ये कैसे होगा, ये मैं भी प्रैक्टिकलिटी में मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि पैसेज तो सोल्व करेंगे, प्रैक्टिकलिटी में मैं आपको चीजों को लूंगा, मैं भी समझना बात को। आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी की वोकैबुलरी प्रॉब्लम नहीं है कि पैसेज सोल्व ना हो, तो मींस हमें जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है, जैसा कि हमने अभी शुरू किया कि कॉम्प्रीहेंशन कहां से निकला, किस वर्ड से? कॉम्प्रीहेंड से। कॉम्प्रीहेंड का मतलब है टू अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, तो मतलब सीधी सी बात है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है समझ। तो किस चीज की समझ लें? तो जनरली हमारे पास बात आती है कि वे समझ किसकी चीज की लें, वोकैबुलरी की, ग्रामर की, जिस्ट ऑफ द पैसेज। तो अभी वोकैबुलरी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं ग्रामर, अब ग्रामर। अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर कहते हैं अगर ग्रामर समझ में नहीं आएगा तो मीनिंग नहीं निकलेगा। तो देखो बात समझे, ग्रामर की एक छोटी सी स्टेटमेंट में देता हूं। ग्रामर सेंटेंस को समझने के लिए इतना जरूरी नहीं है। अगर ज्यादा ग्रामर करते हैं तो सेंटेंस को शुद्ध करने के लिए ग्रामर की ज्यादा आवश्यकता है। ग्रामर का इस्तेमाल इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को समझने के लिए, यह समझ लो, ना के बराबर है। आपको ग्रामर नहीं आता लेकिन लिखा हुआ सेंटेंस आप समझ लोगे। आपको ग्रामर नहीं आता लेकिन आप लिखा हुआ सेंटेंस समझ लोगे कि यह है क्या। क्योंकि अगर ग्रामर सीख रहे हैं तो ग्रामर जो है सेंटेंस को शुद्ध, मतलब एरर फ्री करने के काम आता है।
इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को समझने के काम नहीं आता, वो थोड़ा बहुत जरूरत होती है। और जिसे थोड़ा बहुत भी नहीं आता कि डू की वर्ब क्या है, हैव वाली वर्ब क्या है, बी वाली वर्ब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, वो तो बेसिक्स करे, वो कॉम्प्रिहेंशन पे भी पहुंच ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या, अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, जिसे डू हैव और बी वाली वर्ब क्या मीनिंग देती हैं, जिसे ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो कॉम्प्रिहेंशन को करने लायक नहीं है। उस स्टूडेंट्स को अभी पहले की कुछ चीजों को कंप्लीट करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाएगा। उसके लिए पहले कुछ और चीजों की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर कोई बच्चा किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं थोड़ा बहुत हिंदी निकाल लेता हूं, बस इतना काफी है, थोड़ा बहुत हिंदी निकाल लेता हूं इतना काफी है, इसके लिए आपको ग्रामर की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं प्रैक्टिकलिटी में समझाता हूं। देखो, इस बात को मैं ऐसे समझाता हूं, इसको हम आगे करते हैं, अब इसको समझेंगे बाद में, पहले ग्रामर को समझते हैं। देखो, मैंने एक सेंटेंस दिया, जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप ग्रामर करना चाह रहे हैं, अगर आप ग्रामर सोचते हैं कि पैसेज करने में ग्रामर दुविधा उत्पन्न करता है, तो बेटा जिसे थोड़ी बहुत भी ग्रामर नहीं आती, तो यार फिर वो पैसेज कैसे कर पाएगा, थोड़ा बहुत तो ग्रामर करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट इज, वो जो थोड़ी बहुत ग्रामर है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सोल्व करवा देगी, ग्रामर की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बताता हूं। देखो अभी कि ग्रामर हम कितना भी गलत करें, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग हम फिर भी अडॉप्ट कर लेते हैं। ये पहले मैं आपको समझा दूं, इसके बाद अपनी स्टेटमेंट को पूरा करता हूं कि ग्रामर का इस्तेमाल भाषा की शुद्धिकरण के लिए होता है। हर सेंटेंस में आए एरर को एरर फ्री करने के लिए होता है, सेंटेंस को एरर फ्री करने के लिए होता है। इंग्लिश में लिखे हुए को समझने के लिए ग्रामर का इस्तेमाल की इतनी जरूरत नहीं है। कैसे? मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसमें आप समझ पाएंगे कि क्या एरर बता रखा है। मैं आपको टाइम देता हूं, पूरा सेंटेंस पढ़ें। पूरा सेंटेंस पढ़कर आप एक तो इसमें ग्रामर एरर ढूंढिए कि क्या ग्रामर एरर है, और एक आप इसका मीनिंग ढूंढिए कि इसका मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, और इसके अंदर ग्रामर की क्या गलती है। जरा देखिए, टेक योर टाइम। इस वीडियो को पॉज करके आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। आई होप ये आपने किया होगा कि वीडियो को पॉज करके इसे अटेम्प्ट किया होगा। चलो आइए अब जरा देखते हैं। इसको मैं लेता हूं मॉडर्न मैन, कि आज के आधुनिक जो आदमी है, व्यक्ति है, ये मैन नहीं, वुमन भी हो सकती है, मतलब कि मॉडर्न मैन मतलब आज के समाज का जो इंसान है। मैन का मतलब यहां पे इंसान है, एक व्यक्ति नहीं, एक इंसान की बात कर रहा है, जिसमें सभी आ जाते हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, सभी आ गए, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो आज का जो इंसान है, वाइल सर्च हैप्पीनेस को सर्च करते समय, कहता है आज का जो इंसान है वाइल सर्च हैप्पीनेस, खुशी को सर्च करते समय, एंड फिजिकल कंफर्ट को सर्च करते समय, मतलब आज का जो इंसान है वो सर्च किसकी कर रहा है, खुशी की और कंफर्ट की। आज का जो इंसान है वो खुशी की सर्च करते समय और शारीरिक सुख की, कंफर्ट जो हमारा शारीरिक सुख है उसकी खोज करते समय, हैव वेंट चला गया है, फार अवे बहुत दूर, ऑफ रिलीजियस धर्म से। देखो मैंने मीनिंग बता दिया, ध्यान देना इसका मीनिंग क्या है, कि आज का जो इंसान है खुशी की तलाश में और शारीरिक सुख की तलाश में चला गया है बहुत दूर अपने धर्म से। कि आज का समाज जो है खुशी की तलाश में और शारीरिक सुख की तलाश में अपने धर्म से दूर हो गया है। धर्म को ना मानते हुए वो आजकल खुशी की और शारीरिक कंफर्ट की तलाश ज्यादा कर रहा है। मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? सोचिए, इसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? अब जिसे इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है ना, मैंने फिर बताया, तो उसे थोड़ा बेसिक्स की जरूरत है। वो स्टूडेंट जो है, वो स्टूडेंट अभी पीछे की कुछ चीजों को करे, अपने बेसिक को थोड़ा मजबूत करे, बेस को थोड़ा मजबूत करे। दोस्तों मैं बात बताता हूं, अगर मकान बनाना है तो आपको नींव रखना पड़ेगा। नींव नजर नहीं आता, लेकिन मकान की मजबूती में नींव का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपको मिठाई बेचनी है तो स्टूडेंट्स, मिठाई से पहले आपको शोरूम बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन को एक मिठाई का एग्जांपल दूं, कि कॉम्प्रिहेंशन को मैं एक मिठाई मानूं, तो आपको शोरूम पहले बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश का ज्ञान पहले से होना चाहिए। अगर किसी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो डायरेक्ट ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करने में बैठेगा, तो फिर उसे ये वीडियो फिर उसके लिए काम की है ही नहीं, वो स्टूडेंट जो इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ रखता है, उसके लिए वीडियो काम की है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सोल्व कर लेगा। फिर बताता हूं,
मीनिंग आपने समझ लिया, लेकिन अब मैं बताऊं इसके अंदर नो एरर है ग्रामेटिकल। 9 NINE 7 8 9 10 9 एरर्स हैं, 9 गलतियां हैं इसमें, लेकिन बावजूद 9 मिस्टेक्स, 9 एरर्स, इन स्पाइट ऑफ 9 एरर्स वी आर एलिजिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। कि जब हम सेंटेंस में हम नहीं कर पाए कि इसके अंदर क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, लेकिन हम ये इस बात के एलिजिबल हो पाए कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। अब 9 गलतियां क्या हैं उसे समझो। 9 गलतियां ये हैं बेटा, मॉडर्न मैन आज के समय की बात कर रहा है, तो ये डेफिनेट उन लोगों की बात कर रहा है जो प्रेजेंट सिनेरियो में जी रहे हैं। तो डेफिनेट की बात कर रहा है, तो मॉडर्न से पहले आपको द लगाना पड़ेगा, द मॉडर्न मैन। मॉडर्न से पहले द लगाना पड़ेगा, द मॉडर्न मैन डेफिनेट बनाना पड़ेगा, इसको आपको डेफिनेट बनाना पड़ेगा, द मॉडर्न मैन। तो पहली गलती। दूसरा, वाइल इन दिस कंटेक्स्ट हैज बीन यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन। वाइल यहां पर एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है, तो यहां पर प्रेपोजिशन यूज हुआ है, तो उसके बाद हम यहां पे जो यूज करेंगे कि वाइल सर्चिंग, तो वाइल के साथ हम लगाएंगे यहां पर सर्चिंग, वाइल सर्चिंग। और बेटा जब एज ए प्रेपोजिशन यूज हुआ तो फ्रेज का अंतिम शब्द जो होगा, फ्रेज का अंतिम शब्द जो लास्ट वर्ड होगा वो नाउन होगा। हैप्पी एडजेक्टिव है, तो प्रेपोजिशन यूज हुआ तो लास्ट वर्ड हमें क्या देना पड़ेगा, नाउन। तो ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा हैप्पीनेस। हैप्पी एडजेक्टिव है और ये हमने यहां पर नाउन में बदला, क्योंकि प्रेपोजिशन यूज होगी तो फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन होगा। तो द मॉडर्न मैन वाइल सर्चिंग हैप्पीनेस, जो मॉडर्न इंसान है, आज का जो इंसान है, आज के समय का जो इंसान है, वाइल सर्चिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को सर्च करते समय और करने में उसने कि फिजिकली कंफर्ट, तो फिजिकली ना होकर यहाँ पे फिजिकल कंफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल कंफर्ट तो फिजिकल एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, तो नाउ ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को डिफाइन आप, एडजेक्टिव जो है किसी नाउन को डिफाइन करता है, तो कंफर्टेबल को आपको नाउन बनाना पड़ेगा, तो फिजिकल कंफर्ट लिखना पड़ेगा, आपको फिजिकल कंफर्ट लिखना पड़ेगा। तो यहां पर कहता है कि यहां पर फिजिकल एडजेक्टिव देना है, तो एडजेक्टिव नाउन को डिफाइन करता है, तो कंफर्टेबल खुद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को नाउन बनाना पड़ेगा। तो 2 गलतियां यहां पर हुई, तो सेंटेंस क्या बना, द मॉडर्न मैन वाइल सर्चिंग हैप्पीनेस एंड फिजिकल कंफर्ट, क्योंकि अगर प्रेपोजिशन आया तो नाउन लेगा, तो यहां पे एंड से जुड़ रहा है तो भाई इसके साथ भी नाउन आएगा, तो इधर भी नाउन, तो इधर भी नाउन। एंड जो जुड़ता है, जो एंड है कंजंक्शन है, ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, जिन 2 चीजों को जोड़ेगा वो सेम कैटेगरी की होंगी, तो इधर नाउन है तो फिर इधर भी तो नाउन होगा, इधर नाउन फ्रेज है तो इधर भी नाउन फ्रेज होगा। एंड से अगर 2 चीजें जोड़ रहे हो तो इधर नाउन फ्रेज है तो इधर भी नाउन फ्रेज होगा, तो इसलिए उसे नाउन बनाना पड़ा। नाउन को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहां पे बात क्या कर रहा है कि मॉडर्न मैन यहां पर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ, मॉडर्न मैन यहां पर सब्जेक्ट यूज हुआ, और ये प्रेपोजिशन आया, तो पूरे का पूरा जो है, ये पूरे का पूरा जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये पूरे का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है, जो मॉडर्न मैन को ये डिफाइन कर रहा है कि मॉडर्न मैन कौन, कि जो क्या कहते हैं वो मॉडर्न मैन जो खुशी की तलाश में और फिजिकल कंफर्ट की तलाश में है। तो मॉडर्न मैन तो MAN लिखकर इसने सिंगुलर नाउन लिया। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो फिर यहां पर आप प्लूरल वर्ब लगा नहीं पाओगे। सिंगुलर नाउन है तो फिर सिंगुलर वर्ब, हैव प्लूरल वर्ब होता है तो सिंगुलर वर्ब होगा हैज, तो द मॉडर्न मैन हैज। और अगर आप हैज लगा रहे हो तो हैव की फॉर्म है, हैव की फॉर्म के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, तो यहां पर हमने वेंट जो है वर्ब की 2nd फॉर्म है, जो गलत हो गया, तो यहां पर हैव वेंट ना होकर वैसे भी हैव की जगह हैज, तो यहां पर हमें वेंट की जगह पर गॉन करना पड़ेगा, यहां पर हैज गॉन फार अवे ऑफ रिलीजियस। तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर बात करें तो ऑफ नहीं, यहां पर फ्रॉम को लगाना पड़ेगा। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो यहां पे फ्रॉम, और फ्रॉम जैसा कि मैंने बताया प्रेपोजिशन है, तो भाई प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए होता है। अब रिलीजियस OUS लगकर वर्ड एडजेक्टिव है, ये OUS लगकर वर्ड एडजेक्टिव बन गया, तो इसे नाउन बनाओ, तो नाउन बनाओगे तो रिलीजियस को रिलीजन करना पड़ेगा, रिलीजियस को रिलीजन करना पड़ेगा। अब देखो कितनी गलतियां हुई इसमें। अब यहां पर हमने कितने एरर्स निकाल लिए इसमें, इस बात को देखते हैं। पहला हमने एरर लिया द, 1, दूसरा एरर जो हुआ सर्चिंग, 2, तीसरा हैप्पीनेस, चौथा फिजिकल, 5वां कंफर्ट, 6ठा हैज, 7वां
7वां गॉन, 8वां फ्रॉम, और जो 9th एरर है दैट इज रिलीजन। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस को कैसे मैंने ऑपरेशन कर दिया। अब यहाँ पे सेंटेंस का जो ऑपरेशन किया गया, इससे समझ में आ गया कि सेंटेंस के अंदर अगर हम ग्रामर देखते हैं तो वाक्य की शुद्धि करनी पड़ती है हमें, कि एरर फ्री करना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो मैंने जो सेंटेंस दिया, अब इसका सही स्ट्रक्चर क्या होगा वो ये देखो। सही स्ट्रक्चर ये रहा एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। द मॉडर्न मैन वाइल सर्चिंग हैप्पीनेस एंड फिजिकल कंफर्ट हैज गॉन फार अवे फ्रॉम रिलीजन। ये जो अभी हमने एरर लिया, इसका राइट स्ट्रक्चर ये रहा, ये एरर फ्री है। तो हिंदी में ट्रांसलेट करो या इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लो, इसे अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो जो मीनिंग इसका है स्टूडेंट्स, वही मीनिंग इस सेंटेंस का भी है, इस गलत सेंटेंस का भी वही मीनिंग है जो इस सही सेंटेंस का मीनिंग है। समझ रहे हैं बात को? तो ये तो मैंने खैर बहुत बड़ा सेंटेंस दे दिया, काफी बड़ा सेंटेंस दे दिया। इसे समझाने के लिए मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं आपको, जो आपको लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं, कि सेंटेंस को अगर आपको मीनिंग समझना है तो इतनी ग्रामर की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस का मीनिंग समझना है तो इतनी ग्रामर की जरूरत नहीं है। ग्रामर की जरूरत होती है सेंटेंस को एरर फ्री करने के लिए। देखिए, अब मैंने ये 3 एग्जांपल्स और दिए, पढ़िए इन्हें, 3 एग्जांपल्स और दिए। इन सेंटेंस में एरर है, कहता है कि इट इज मी, डोंट एंग्री मी, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। अब इन सेंटेंस को पढ़िए तो आप देखेंगे कि यार मैं इनका मीनिंग पूछूं, जबकि इनके अंदर एरर है कि इट इज मी, डोंट एंग्री मी, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। तो दरवाजे पर नॉकिंग होती है, नॉक नॉक नॉक, दरवाजे पर नॉकिंग होती है, नॉक नॉक नॉक। तो क्वेश्चन गोज कि हु इज देयर, आंसर कम्स इट्स मी, इट इज मी। हम क्या कहते हैं? इट्स मी, इट इज मी, मैं हूं। तुम क्या देते हैं? तुम बिल्कुल चल रहा है भाई, समझ में तो आ गया, लेकिन ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। यहां पर स्ट्रक्चर होगा इट इज आई। अब इसको समझाने के लिए मुझे ग्रामर समझाना पड़ेगा आपको, मुझे इसे समझाने के लिए ग्रामर समझाना पड़ेगा। तो अब ग्रामर समझाऊंगा तो अभी ग्रामर की तो क्लास है नहीं कि जो मैं इसे समझाऊं, बाकी इट इज आई एकदम एप्रोप्रिएट है। आप इसको कहीं पे भी आजू बाजू जो आपके टच में कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रामर का ज्ञान रखते हैं, सही इंग्लिश का ज्ञान रखते हैं, स्पोकन इंग्लिश की नहीं बात कर रहा हूं बॉस, में सही इंग्लिश की बात कर रहा हूं, जो सही इंग्लिश का ग्रामर का एकदम अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो उनसे डिस्कस कीजिए। ठीक है, अब किसी दिन मेरी क्लास हुई फेस टू फेस तो ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, या मैं अपनी किसी वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इन सब चीजों का। अक्षय कुमार की फिल्म आई थी रावड़ी राठौर, भाई मैं फिल्म देखने बैठा, इवन मैं मेरठ जा रहा था, मेरे कजन के पास में मेरठ जा रहा था, तो मेरठ में मैंने हर जगह पोस्टर जो लगे हुए थे अक्षय कुमार के, तो उसमें लिखा हुआ था डोंट एंग्री मी। भाई मैंने फिल्म जाके देखी, फिल्म देखा तो उसमें अक्षय कुमार साहब ने बोला हुआ था डोंट एंग्री मी। मैंने कहा यार देखो बात तो समझ में आ गई, डोंट एंग्री मी कहना क्या चाह रहा है, क्या समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है? डोंट एंग्री मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब ये ग्रामेटिकल गलत है, अब इसके अंदर भी मेरे को समझाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं एक वीडियो में बना दूंगा कि क्यों गलती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम समाज में इस्तेमाल करते हैं तो समझ में आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, लेकिन गलत है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस और इसके अंदर ऐड कर देता हूं, जैसे हम कह देते हैं कोई नाम दे दो, मैं बोल दूं माई सेल्फ, मैंने लिख दिया माई सेल्फ नासिर अहमद, ये गलत है, माई सेल्फ नासिर अहमद। इसका सही स्ट्रक्चर होगा कि आई एम नासिर अहमद, आई एम नासिर अहमद। तो पॉइंट इज, अगर मैंने माई सेल्फ नासिर अहमद बोला तो जिसने सुना क्या उसे यह बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल उसे यह बात समझ में आई होगी कि माई सेल्फ नासिर, कि अपना नाम बता रहा है बंदा। लेकिन ये पॉइंट इज, इसके अंदर कोई ग्रामर नहीं है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, लेकिन फिर भी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैंने क्या बताया, ग्रामर का इस्तेमाल सेंटेंस को शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए होता है। ग्रामर का इस्तेमाल मीनिंग को समझने के लिए नहीं होता। और हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने जा रहे हैं, तो इसमें यह समझ में आता है कि हाँ यार जो लिखा हुआ है, लिखे हुए के मीनिंग को समझना है, उसके जिस्ट को समझना है, वोकैबुलरी और ग्रामर को का थोड़ा ज्ञान लेकर और डेप्थ के ज्ञान को अवॉइड करते हुए मीनिंग समझना है। तो डोंट एंग्री मी का जो आंसर सही होगा दैट इज डोंट मेक मी एंग्री। सही स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज डोंट मेक मी एंग्री। अब इट इज मी को इट इज आई क्यों किया, डोंट मेक मी एंग्री क्यों किया?
अब यही व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ मैं आपसे पूछ लूं कि या कोई आपसे, आपने कितनी बार कितने लोगों को बताया होगा और कितनी बार कितने लोगों से पूछा होगा व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आप तुरंत बता दोगे, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है, एडजेक्टिव एरर है इसमें एडजेक्टिव एरर है। तो यहां पे क्या हो जाए, व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ, ये ग्रामेटिकली भी ठीक है और मीनिंगफुली भी ठीक है। अब ये मीनिंग लॉजिकली तो सेंटेंस ठीक है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है, ये लॉजिकली सारे ठीक हैं लेकिन ग्रामेटिकली सारे गलत हैं। अब ये भी तो बात समझ रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इनमें गलतियां हैं, ग्रामेटिकल गलतियां हैं, लेकिन हम इनको समझ पा रहे हैं। तो बेटा यही बात तो मैं पैसेज में बताना चाह रहा हूं आपको, यही बात तो मैं आपको पैसेज में समझाना चाह रहा हूं। क्या बात कि हमें जो पैसेज करना, अंडरस्टैंड करना है, तो वोकैबुलरी को इतना, पैसेज सोल्व करते वक्त आप बार बार वोकैबुलरी ढूंढेंगे डिक्शनरी में, नॉट पॉसिबल। वोकैबुलरी को एनहांस करते रहिए, एनहांस करते रहिए, एनहांस करते रहिए। बढ़िया, एक बहुत अच्छी बुक है वर्ड पावर मेड इजी, मतलब बहुत अच्छी बुक है, मतलब उसके अंदर वोकैबुलरी का समझ है, अगर कर सकते हो तो वो करो। वर्ड पावर मेड इजी मतलब बहुत अच्छा समझ दे रखा है, नॉर्मन लुइस की बुक है, छोटी सी बुक है, रेड कलर की, बहुत अच्छी बुक है, मतलब उसमें वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा दिया गया है। वो करते रहो, वोकैबुलरी बढ़ाओ, वो करना जरूरी है, लेकिन पैसेज को सोल्व करते समय वोकैबुलरी में आप कितनी बार डिक्शनरी के लिए जाएंगे तो वो दिक्कत होगी। और ग्रामर मैंने समझा दिया, तो ग्रामर का मतलब क्या हुआ कि ग्रामर हम बिल्कुल सेंटेंस को एरर फ्री करने के लिए करते हैं, मीनिंग को समझने के लिए नहीं। अगर हमें थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का ज्ञान है तो हमें ग्रामर की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का अगर ज्ञान है तो हम मीनिंग निकाल पाएंगे, ठीक है। और जो ये नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है पहले अपना बेस बनाओ। जो मैंने कहा कि अगर आपको मिठाई बेचनी है तो पहले शोरूम बनाओ, तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो एक मिठाई की तरह है, ये मिठाई की तरह है, तो भाई शोरूम तो पहले बनाना पड़ेगा ना। अगर सपोर्ट नहीं होगा तो मैं गिर पड़ूंगा, तो सपोर्ट तो चाहिए ना खड़े होने के लिए, दैट्स इट। तो बेटा ज्यादा जरूरत किसकी, जिस्ट ऑफ द पैसेज, हमें पैसेज का जिस्ट समझना है, पैसेज का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझना, मतलब एकदम वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकालना होता, जिस्ट निकालना होता, उसका सार, समझ किस चीज की, जिस्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज की जिस्ट की जरूरत है, जिसमें ये हेल्पफुल होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं, लेकिन ये रोड़ा नहीं होते। समझ रहे हैं बात को, ये हमारी हर्डल्स नहीं है, ये हेल्पफुल हैं चीजें, हर्डल्स नहीं है। क्लियर करना इस बात को, देखो मैं सोल्व करूंगा पैसेज तो आपको बताऊंगा। तो यहां पर हमने इन बातों को समझा थोड़ा। अब बात आती है तो भी, अब अगर इनमें गलतियां हैं और ये फिर भी इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनको ऐसे ठीक करेंगे। तो इनसे ये बात तो क्लियर हो गई, एक बात कि वोकैबुलरी ग्रामर को अवॉइड करके पैसेज समझा जा सकता है। बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी, बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं करना होता, लेकिन हाँ ग्रामर को अच्छा कर लें, वोकैबुलरी को अच्छा कर लें, तो यार ये तो अच्छी बात है ना, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, तो करनी पड़ेगा, अपनी नॉलेज को एनहांस करो, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, तो बेटा मैं आपको एक माइलस्टोन दे देता हूं अभी। कहते हैं मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। माइलस्टोन दे रहा हूं, बहुत इफेक्टिव है, तो उसे आपको करना पड़ेगा, यह आपको करना पड़ेगा। जैसे छोटी सी बात मैं बता दूं, जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस तरह से जैसे डांस सीखना, ये इस तरह से जैसे एक्सरसाइज करना, ये इस तरह से जैसे स्विमिंग सीखना, मीन्स मैंने ये इस तरह से जैसे कि क्रिकेट खेलना। अब ये एग्जांपल्स मैंने क्यों दिए, वो एग्जांपल इसलिए दिए कि मैं जो बता रहा हूं इनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, इसके अंदर हम दक्ष नहीं हो सकते, स्किलफुल नहीं हो सकते। अगर आप डांस सीखना चाहते हैं तो दोस्त, सिर्फ आपके मास्टर ने आपको डांस बता दिया, इंस्ट्रक्टर ने डांस बता दिया, तो जब तक आप उस स्टेप को 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार सही नहीं, मतलब गलत करके उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, वो सही नहीं होगा। स्विमिंग करने जा रहे हो तो जब तक आप गलत हाथ पैर नहीं मारोगे तो सही हाथ पैर मारना भी नहीं आएगा। तो जो बात मैं बता रहा हूं वो करोगे तो कई जगह दिक्कतें आएंगी, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, चीजें कामयाब हो जाएंगी। तो समझ लीजिए, तो माइलस्टोन इनके अंदर छिपा हुआ है। बेटा कोई भी जो भाषा होती है उसकी 4 स्किल्स, ये समझ लो, किसी भी भाषा की 4 स्किल्स होती, कोई भी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कोई भी भाषा। इंसान जब जन्म लेता है तो सबसे पहले सुनता है, बच्चा होता है सुनता है सिर्फ, जिस शब्द को सबसे ज्यादा सुनता है उसको फिर वो बोलता है। और जब इसकी लिसनिंग स्पीकिंग की, जब बच्चा 1, 2, 3, 4 साल का हो जाता है, उसकी लिसनिंग स्पीकिंग की इतना प्रैक्टिस होती है कि वो स्कूल में जाता है, मास्टर के सामने गया, मास्टर ने उसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोल दिया कि भाई इसे पढ़ो, अ से अनार, आ से आम, इसे पढ़ो। तो फिर उसने क्या करा, रीडिंग किया, और रीडिंग के बाद फिर उसने उसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और फिर
आ से अनार आ से आम को उसने लिखा, तो राइटिंग स्किल। तो इस सीक्वेंस में इसको हम LSRW के नाम से जानते हैं, इसको हम LSRW के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा माइलस्टोन है फॉर द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, दैट इज रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल, ये अगर आपने अपना रीडिंग स्किल अच्छा कर लिया तो आप पैसेज को सोल्व कर पाएंगे। अगर आपने रीडिंग स्किल अच्छा कर लिया तो पैसेज को सोल्व कर पाएंगे। तो बेटा देखो, चाय में मीठा डालोगे, चाय में चीनी डालोगे तो चाय मीठी होगी, पास में रखी हुई कॉफ़ी मीठी नहीं हो जाएगी। सेम है, कॉफ़ी में चीनी डालोगे तो कॉफ़ी मीठी होगी, साथ में रखी हुई चाय मीठी नहीं हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ की मिठास को बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ की मिठास को बढ़ाने के लिए उसी के अंदर आपको चीनी डालनी पड़ेगी। लिसनिंग से लिसनिंग ठीक होगा, ये ईयर से रिलेटेड है। स्पीकिंग से स्पीकिंग ठीक होगा, ये हमारी टंग से रिलेटेड है, समझ नहीं ना। रीडिंग से रीडिंग ठीक होगा, ये हमारे माइंड से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड रीड करना है किसी भी चीज़ को। और राइटिंग हमारे हैंड से रिलेटेड है, राइटिंग हमारे हैंड से रिलेटेड है। फिर बता दूं, लिसनिंग हमारे ईयर से रिलेटेड है, इट इज़ कनेक्टेड टू ईयर। स्पीकिंग हमारे माउथ से रिलेटेड है और माउथ के अंदर है टंग। रीडिंग हमारे माइंड से रिलेटेड है कि आप चुपचाप रीडिंग कर सकते हैं। बाकी रीडिंग को अगर आप थोड़ा अलाउड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रीडिंग के साथ साथ अगर आप अपनी टंग का भी इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ मोर इफेक्टिव। मतलब रीडिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं बिना टंग हिलाए, आंखों से देख रहे हो, दिमाग से समझ रहे हो। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये माइंड से रिलेटेड। लेकिन इसके साथ अगर थोड़ा सा रीडिंग को बोलकर रीडिंग करेंगे तो इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा। लेकिन पैसेज के लिए तो ये चाहिए, एग्जाम में बैठकर तो बोल नहीं सकते ना बोस एग्जाम में बैठकर तो बोल नहीं सकते, तो सिर्फ माइंड ही चलेगा। तो दिमाग से रिलेटेड है। और राइटिंग हमारे हैंड से रिलेटेड है। तो हमारी समझ, जो हमने कहा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर रहे हैं, वो समझ, तो समझ भाई हाथों से नहीं, जबान से नहीं, कानों से नहीं, समझ हमारी दिमाग से ही बनेगी। अंडरस्टैंडिंग हमारी दिमाग से ही बनेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रीडिंग पर फोकस करना है। रीड कीजिए, पॉलिटी रीड कर रहे हैं इंग्लिश में, हिस्ट्री रीड कर रहे हैं इंग्लिश में। ये नहीं कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कुछ भी पढ़ रहे हो, रीड इन इंग्लिश। रोज़ाना का अपना हैबिट बनाइए, आधा पौना घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा रीडिंग कीजिए। कुछ भी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, कोई भी न्यूज़पेपर रीड कीजिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर द हिंदू न्यूज़पेपर ही, मतलब उसे देवता मान के पूजा करने लगे, द हिंदू न्यूज़पेपर ही, अरे बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कोई और नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया कीजिए, आप कोई नॉवेल पढ़िए, कॉमिक्स पढ़िए, मतलब जिसके अंदर आप वो चीज़ पढ़िए जिसमें आप ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो, जिसमें आप ज़्यादा सिटिंग ले पा रहे हो। तो वो रीडिंग अच्छा कीजिए। रीडिंग अच्छा करेंगे तो जो वोकैबुलरी याद है, जो वोकैबुलरी याद है उसकी रिवीजन होगी। जो नहीं आती बार बार सामने आती रहेगी, बार बार सामने आती रहेगी, तो वो भी दिमाग में आएगी, भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसके लिए अब बात आती है कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। तो बेटा स्ट्रेटेजी पैसेज को करने के लिए मैं आता हूँ सादा सीधा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर, कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को क्या अटेम्प्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी ले। तो बेटा अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है आप मेरी बात मानो। किसी को लगता है कि सर ने सही पढ़ाया तो मेरी बात मानेगा, लेकिन समाज में तो कितनी वीडियोस, अभी यूट्यूब सर्च कर लो, कितने टीचर मिल जाएंगे। अब सब अपने अकॉर्डिंग अच्छा पढ़ा रहे। तो मैंने आपको एक बात बताया कि भाई मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। कोई किसी भगवान की पूजा करता है तो कोई किसी भगवान की, अपनी आस्था की बात है। तो कोई मुझ पर विश्वास करता है तो मेरी बात को मान लेगा, जो किसी और टीचर पर विश्वास करता है तो उसकी बात मान लेगा। लेकिन पॉइंट इस, तो यहाँ पर क्या बताते हैं, एक जगह जाने के कई रास्ते हैं, एक जगह जाने के कई रास्ते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो अब एक क्लास के अंदर, भाई हमने तो 500 स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मैं बहुत छोटी बात बोलूँ कि अगर एक क्लास के अंदर सिर्फ 5 ही स्टूडेंट बैठे तो 5 स्टूडेंट 5 अलग जगह से आए होंगे, लेकिन मंजिल एक। तो ऐसे ही आप 4 या 5 या 500 टीचर्स की वीडियो देखते हो, सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे, लेकिन सबका घुमा फिरा कर एक ही बात आएगी कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कैसे क्रैक किया जाए। होगी तो वही बात। तो हो सकता है कि आप 2, 4, 5, 10 टीचर्स की वीडियोस देखें, इंक्लूडिंग माइन, तो आपको ऐसा लगे कि यार इन सबसे आइडिया लगाकर आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना लें। उससे इफेक्टिव कुछ नहीं होगा। खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए। ये इस टाइप के जो सर हैं इन पर विश्वास कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा इस सर पर विश्वास कीजिए, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर विश्वास कीजिए।
तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बनाइए। तो स्ट्रेटेजीज मैं बताता हूँ, क्या किसी टीचर की कुछ स्ट्रेटेजी, 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 और सो ऑन। जितने टीचर उतनी स्ट्रेटेजी। मैं कहते हैं मैनी मैन मैनी माइंड्स, कि सबका दिमाग है कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, लेकिन हर किसी की अपनी वैल्यू है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा हम वैल्यू नहीं दे सकते, हर किसी की अपनी वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी वो पहली स्ट्रेटेजी है, सारी नहीं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में एक स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग हमें पैसेज सॉल्व करना है। तो ये रहा, वन ऑफ देम इज, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में एक स्ट्रेटेजी मैं ये लेके चल रहा हूं। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में पैसेज को सोल्व करना समझाया है। मैंने आपको पैसेज इन पॉइंट्स में पैसेज को सोल्व करना समझाया है। तो इनको हम देखते हैं कि करना कैसे। तो क्या करना है, जब पैसेज सामने हो, रीड द क्वेश्चंस एंड देयर ऑप्शंस फर्स्ट। मींस जब हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, देख लें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमारे सामने है, कि जब हमारे सामने कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ जाता है, ये आ गया, ठीक है, तो हमें है ना पैसेज पहले नहीं पढ़ना। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन दो अलग चीजें हो जाती हैं। ऑनलाइन में आपको पहले तो पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो राइटिंग स्किल आपको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन के अंदर पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लें, क्योंकि मैं अभी स्ट्रेटेजी ऑनलाइन को सोल्व करने की नहीं, मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ऑफलाइन बैठकर पेपर को सोल्व करने की स्ट्रेटेजी है। इतने आप इसकी ऑफलाइन बैठकर पेपर को सोल्व कर रहे हो, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी बातें बताई हैं उसको अपनाओगे तो रीडिंग स्किल इतना अच्छा हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले आप पैसेज ही पढ़ना। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर आप पहले क्वेश्चंस को रीड कीजिए। तो जैसे पैसेज आएगा तो पैसेज से पहले आप किसको, क्वेश्चंस को रीड कीजिए, कि पैसेज से पहले क्वेश्चंस को और उसके ऑप्शंस को रीड कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि रीड द क्वेश्चंस एंड देयर ऑप्शंस फर्स्ट, कि रीड द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पढ़ें एंड देयर ऑप्शंस फर्स्ट, और उनके ऑप्शंस को पहले पढ़ें, क्वेश्चंस को और उनके ऑप्शंस को पहले पढ़ें। देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, दूसरा ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज। कह रहा है बिफोर रीडिंग द पैसेज आप क्या करें, आंसर देने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, हवाओं में हो गया, यहां पे बात ऐसे हो जाएगी, सर जी क्या बोल रहे हो, यहां पे बात हो जाएगी कि सर जी क्या बोल रहे हो। देखो मैं बात बताता हूं, कहता है कि द मेन फियर ऑफ द क्रू वाज, तो क्रू क्या होता है, कहीं का भी जो स्टाफ होता है उसे क्रू कहते हैं, चाहे मतलब एरोप्लेन की बात करें, चाहे शिप की बात करें, कहीं का भी जो स्टाफ होता है उसे हम क्रू कह देते हैं। स्टाफ जो होता है काम करने वाले सारे कर्मचारी। तो कहता है कि द मेन फियर ऑफ द क्रू वाज, तो पहले क्वेश्चन और उसके सारे ऑप्शंस, दैट वंस देयर स्टॉक एग्जॉस्टेड, कि एक बार अगर उनका जो स्टॉक है वो खत्म हो गया तो दे वुड पेरिश, तो वो तबाह हो जाएंगे। देखिए एक बार उनका स्टॉक खत्म हो गया तो वो तबाह हो जाएंगे। तो क्रू का जो मेन फियर था, जो सबसे बड़ा डर था, वो ये था या ये था कि दैट कोलंबस वुड कंप्लेन अबाउट देम, कि ये फियर था कि कोलंबस जो है कि उनके बारे में कंप्लेंट करेगा। दैट दे वुड नेवर फाइंड लैंड, कि वो कभी लैंड जमीन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब कोलंबस समझ में आ गया, क्रू समझ में आ गया, लैंड समझ में आया, तो छोटी सी बातों को कनेक्ट करते हैं। फिर कहता है क्या क्या डर था, दैट कोलंबस वुड हैव देम इन द लर्च, लर्च होता है संकट, कि जो कोलंबस है उनको, क्रू को है ना, लर्च परेशानी में छोड़ देगा। तो यहां पर इतनी बात आती है कोलंबस की, के कोलंबस कहते हैं कि कोलंबस को आप सभी जानते होंगे जिसने डिस्कवरी की थी। तो बेटा कमेंट्स में बताना किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, कहाँ सबसे पहले पहुंचा था, कोलंबस पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो भाई जो कोलंबस था, तो ये बताना मुझे, तो जो कोलंबस से पता चला कि वो यात्रा कर रहा है, यात्री था, है ना। लैंड से पता चला कि वो कभी जमीन पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसका मतलब है वो समुद्र में है। और फिर वो क्रू की बात कर रहा है तो मतलब वो जहाज में है। देख ये कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी है, इससे कनेक्ट कीजिए। यहां पर आपको कनेक्टिविटी मिली। अब पॉइंट इज, अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर है हमें नहीं पता, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है नहीं पता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आंसर मिले ना मिले, एक बात क्लियर हो गई कि पैसेज में क्या दिया हुआ है ये हमें क्लियर हो रहा है। तो जब हमारे पास 5 या 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 10 क्वेश्चन के उनके इतने ऑप्शंस, या 5 क्वेश्चंस के जो 4-4 ऑप्शंस हैं, जब हमें पढ़ते हैं तो हमें मीनिंग पता चले ना चले, ये जरूर पता चल जाता है
मीनिंग पता चले या ना चले, तो ये ज़रूर पता चल जाता है कि पैसेज किस चीज़ पर बेस्ड ऑन है, पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है। और जब हमें एक बार ये पता चल जाए कि पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है, तो हेल्प किस चीज़ में मिलती है, हेल्प किस चीज़ में मिलती है, तो हेल्प मिलती है इस पॉइंट में, नाउ रीड द पैसेज थॉरोली, कि पैसेज को रीड करने में हमें हेल्प मिलती है कि पैसेज में जो लिखा हुआ है वो हम समझ पा रहे हैं जब हम ऐसा कर लेते हैं। तो देखो फिर मैं देता हूं एक और, भाई लास्ट में आया कहता है इन सच केस, इन सच केस ये जो फ्रेज है लास्ट लाइन में यूज हुआ था, तो ये पैसेज के अंदर रेफर करता है, किस चीज को रेफर करता है, इस चीज को रेफर करता है कि इन सच केस, तो कि द वीक एंड डिफेक्टिव शीप, शिप जो है उनका वो वीक है और डिफेक्टिव है, तो यहाँ पे पता चल रहा है ना शिप की बात कर रहे हैं, और उनका शिप जो है, शिप नहीं बेटा, शिप वीक भी है और डिफेक्टिव भी है। और इन केस का क्या मतलब है, लास्ट की लाइन में ये बताना है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑथर्स, की ऑथर का डिस्ट्रक्शन की वो किसकी बात कर रहा है, तबाही की बात कर रहा है, डिस्ट्रक्शन किसका, ऑथर्स का। दूसरा सेलिंग, मतलब जहाज का चलना, सेलिंग ऑन, कि चलते रहना, until they reach the land, कि चलते रहना कि जब तक, इन केस का मतलब क्या है कि चलते रहना जब तक कि जमीन ना मिल जाए। अगला सेलिंग, चलते रहना until they perish, या फिर चलते रहना जब तक कि वो मर ना जाए। भाई चलते रहना, इन केस का मतलब, इन सच केस का मतलब क्या है, चलते रहना जब तक कि वो जमीन पर ना पहुंच जाए, चलते रहना जब तक कि क्या कहते हैं वो खुद मतलब खत्म ही ना हो जाए, मर ना जाए, और until all return became impossible, जब तक कि जो वापस लौटना है वो इम्पॉसिबल ना हो जाए। इन केस का मतलब ये है, तो ये बताना है। तो मैं क्या कहता हूँ, मीनिंग नहीं पता हमें, हो सकता है किसी का मीनिंग मिल जाए, किसी पैसेज में हो सकता है मीनिंग मिल जाए, हम आइडिया लगा लें। मैं कहता हूं मीनिंग नहीं मिलता, लेकिन एक बात तो समझ में आई कि पैसेज किस चीज पर बेस्ड ऑन है, क्रू की, जो शिप पर है, जो कोलंबस के साथ है, कोलंबस जो कैप्टन है, तो कोलंबस के साथ जो शिप है, उस जो क्रू है, उसकी परेशानी को बता रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर परेशानी की बात है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई पैसेज हमें समझ में आ जाता है कि पैसेज किस चीज पर बेस्ड ऑन है। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पैसेज किस चीज पर बेस्ड ऑन है। तो फिर पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने के बाद क्या करना है, While reading the passage, जिस समय आप पैसेज पढ़ रहे होंगे, try to find out the answer, कि try to find out the answer of the questions as they have already been read, कि अब क्या कहता है, जिस समय आप पैसेज पढ़ रहे हैं, ये जिस समय आप पैसेज पढ़ रहे हैं, तो पैसेज को पढ़ते समय, जिस समय आप पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज को पढ़ते समय आप जो क्वेश्चंस हमने रीड किए थे उनको आंसर देने का कोशिश कीजिए। जो पैसेज हमने पढ़े, क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़े, तो हमें क्वेश्चंस तो पता चल गए ना। और जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली पैसेज में होंगे। समटाइम्स इट हैपेंस कि वो जनरल नॉलेज पे पूछ लेता है पैसेज के बाहर, लेकिन बेस्ड ऑन तो पैसेज पर ही होंगे, बेस्ड ऑन तो उसी टॉपिक से होंगे। तो हमें क्या करना है, जिस समय हमें यह पैसेज पढ़ना है, इस पैसेज को पढ़ते समय जो हमने क्वेश्चंस पहले पढ़े थे उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, एज दे हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड, क्योंकि वो दे हैव ऑलरेडी बीन रेड, पहले ही हमने पढ़ लिए हैं। तो जब हमने पहले ही पढ़ लिए तो इनके आंसर होंगे। भाई जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, है ना, तो 5 क्वेश्चंस हैं। अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर हम पैसेज पढ़ेंगे, भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो ऑब्वियस पैसेज के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ते समय कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको आंसर जरूर इंडिकेशन मिलेगा पढ़ते समय। तो पढ़ना अपना इतना इफेक्टिव रखिए, पढ़ने में इतना ज्यादा फोकस हो, पढ़ते समय इतना ज्यादा फोकस हो कि जिस समय पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस माइंड में हो। जब क्वेश्चंस माइंड में होंगे तब आप इन्हें अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियस आंसर्स मिलेंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना आसान हो जाएगा। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को ढूंढना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद वो क्या करता है, इतना करने के बावजूद भी कहता है, इतना करने के बावजूद भी, इतना करने के बावजूद भी वो क्या कहता है, इन केस अगर ऐसा हो जाए कि सम क्वेश्चन, कि कोई ऐसा क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन इज लेफ्ट अनआंसर्ड, कि भाई 5 में से 4 हमारे मिल गए, क्योंकि अब तो पैसेज भी पढ़ लिया, ऑप्शंस भी पढ़ लिए, क्वेश्चंस भी पढ़ लिए, आंसर भी अटेम्प्ट कर लिए। उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि 5 में से 1 आध क्वेश्चन रह जाए। मैं कहता हूं 1 क्वेश्चन रह गया,
अब कहते हैं कि अब इसे कैसे ढूंढें, अब तो पैसेज भी पूरा पढ़ लिया, और बार बार पैसेज पढ़ने से तो सिचुएशन हेक्टिक हो जाएगी। बार बार पैसेज पढ़ने से सिचुएशन हेक्टिक होगी। बेटा पैसेज को सोल्व करना, मतलब क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना डिफिकल्ट होता है लिमिटेड टाइम में सोल्व करना। पैसेज सोल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि उसे लिमिटेड टाइम में सोल्व करना परेशानी वाला है। तो कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो पूरा पैसेज तो पढ़ोगे नहीं, तो अगर रह जाए तो अब करना क्या है कि ट्राई टू फाइंड आउट एक की वर्ड या एक की फ्रेज, एक की वर्ड या एक की फ्रेज ऐसा ढूंढिए और उसकी सहायता से, उसकी की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ द की, उसकी की सहायता से ट्राई टू आंसर इट, उस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए। कैसे? मैं क्या कहना चाहता हूं इसमें, ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई एक आध क्वेश्चन रह गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमने ले लिया। यहां कहता है कि एज कोलंबस क्रू, कि जैसे कि कोलंबस का जो क्रू है अप्रोच पहुंचा द रीजन, उन राज्यों में, वेयर ही एक्सपेक्टेड टू फाइंड लैंड, कि जहां पर उसने एक्सपेक्ट किया टू फाइंड लैंड, कि लैंड को फाइंड करे। तो यहां पर आप कुछ ऐसा वर्ड ढूंढो या कुछ ऐसा फ्रेज ढूंढो जो पैसेज में कहीं ना कहीं टकरा जाए। ये आपको अपने आईक्यू से सोचना पड़ेगा। ये तो मैंने अभी एक ही पैसेज दिया, करीब आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60 पैसेज सोल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कोई फ्रेज, तो देखो एक्सपेक्टेड टू फाइंड लैंड, तो भाई ये एक आपने फ्रेज ले लिया, या अप्रोच्ड ये कोई वर्ड ले लिया, तो ये की हो गए, ये की वर्ड है, ये की फ्रेज है। शब्दों का समूह फ्रेज हो जाएगा और एक सिंगल वर्ड क्या कहते हैं, वर्ड ही होता है। तो ये की वर्ड या की फ्रेज, आप क्वेश्चन के अंदर से वो वर्ड या एक फ्रेज ऐसा ढूंढिए जिसे आप उम्मीद करते हैं कि पैसेज में कहीं ना कहीं लिखा होगा। चाहे कोई एक वर्ड, चाहे कोई फ्रेज, हो सकता है दोनों। इसे पढ़ने के बाद, इसे पढ़ के अच्छा यार ये क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है, इसे पढ़ने के बाद वापस आप अपने पैसेज में आइए और ढूंढिए कि कहां पर एक्सपेक्टेड टू फाइंड लैंड और कहां पर अप्रोच्ड दे रखा है। आप क्या कीजिए, फिर आप ये पैसेज को पढ़िए और जल्दी जल्दी देख लीजिए भी कहां पर अप्रोच दे रखा है एक्सपेक्टेड टू फाइंड लैंड। तो देखो आप ये ऐसा देख पाएंगे कहीं पर भी एक्सपेक्टेड टू फाइंड लैंड, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई आंसर, तो क्या करो कि उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड टू फाइंड लैंड, तो आप क्या करो, एक्सपेक्टेड टू फाइंड लैंड, इससे पहले का एक सेंटेंस, इसके बाद का एक सेंटेंस जो है, आप इसके पहले का इसके बाद का एक सेंटेंस को पढ़िए। इसके रिगार्डिंग जो पूरा 2-3 लाइन है वहां आप ध्यान से पढ़िए। तो 99.9% आंसर के मिलने के चांसेस है, मिल जाएगा आंसर। तो आपके 5 के 5 ठीक होंगे। फिर उसके बाद अब ये बात आती है, सर आपने 0.1% तो छोड़ दिया ना, वो 0.1% कैसे पूरा हो। तो एक बात बताऊं, वहां पर उस पॉइंट पर क्वेश्चन को स्किप करना कोई दिक्कत में बात नहीं है, क्योंकि बेटा अगर आप कोई पॉइंट नेगेटिव कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो बेटा और दूसरे क्वेश्चंस को भी देखो। अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप करते हो तो स्किप करना भी बहुत पॉजिटिव बात है, स्किप करना भी बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि आजकल पॉजिटिव होना तो बहुत नेगेटिव है। मैं कोरोना पॉजिटिव पर चला गया था, तो कई बार नेगेटिव होना भी पॉजिटिव से ज़्यादा अच्छा है। तो समटाइम्स आपको लगता है 0.1% भी कि यार क्वेश्चन को छोड़ दो, अगर इतना दिक्कत में आ रही है, इतनी जद्दोजहद के बाद नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ दूसरे ऑप्शंस को देखो। क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे देखेंगे कि शायद ही कोई टीचर ऐसे बोले कि क्वेश्चन छोड़ कर आओ, लेकिन भाई मैं प्रैक्टिकलिटी में बात कर रहा हूँ, मैं एग्जाम में बैठकर उस टेंशन को लेकर उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि लिमिटेड टाइम में पेपर भी तो सोल्व करना है। आप थोड़ा सा एंड में, थोड़ा सा अकड़ में, थोड़ा सा अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने में अपना टाइम ज्यादा बर्बाद करोगे तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस का आंसर आप एक क्वेश्चन के जो टाइम है, 2-3 क्वेश्चन के आंसर का जो टाइम है वो एक ही क्वेश्चन में दें और आप फंस जाएं। तो वहां पर स्किप करना बेस्ट ऑप्शन होगा। अदरवाइज जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई तो 5 के 5 या 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो दोस्तों ये अब जो हमने किया कि भाई इसको ऐसे सोल्व करना है, तो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी। तो अब करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो देखो क्वेश्चंस देख लो, ध्यान दो,
अब सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैं दोबारा बता देता हूं, एक एक करके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शंस पढ़ें और कोशिश करो कि आंसर ये हो सकता है, आप आइडिया लगा लो, ठीक है। कुछ और आइडिया नहीं होगा तो ये आइडिया होगा कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है, ये भी आइडिया लगाए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, पढ़ लो, आइडिया लगाओ। वीडियो को पॉज, मैं क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो, अपना दिमाग लगाओ, करो इसे। और मैं भी ऑफलाइन को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ऑनलाइन को नहीं। ये स्ट्रेटेजी है अभी सिर्फ ऑफलाइन को, और ये कई स्ट्रेटेजीज में से एक है, ठीक है। करिए, वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कीजिए। थर्ड, फोर्थ, the danger that Columbus faced from his crew was, the danger that Columbus faced from his crew was, तो क्या डेंजर था देखिए। एंड लास्ट, विक्चुअल एंड रिफिट मीन्स। हो गए 5 क्वेश्चंस, हो गए, अटेम्प्ट कर लिए होंगे, है ना। जब इनको आप अटेम्प्ट कर ले बेटा, अब आ जाओ पैसेज पर, अब आंसर दीजिए। पहले आप इनका आंसर दीजिए, मैं पूरा पैसेज आपको दे रहा हूं, पहले आप इसका आंसर दीजिए, पढ़ लीजिए और मीनिंग निकालिए। पहले आप इसे पढ़ लीजिए और मीनिंग निकालिए, ये आपके लिए है। अच्छी तरह क्वेश्चंस जो पढ़े, अब आंसर निकालने की कोशिश कीजिए जो क्वेश्चंस पढ़े हैं आपने। वीडियो का क्वेश्चंस के वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको निकालने की कोशिश करें। इसे पढ़िए आप आगे। ये रहा हमारा पूरा पैसेज। तो स्टूडेंट, अब इसके अंदर आप आइडिया लगाइए, और अभी मैं वीडियो यहां पर स्टॉप कर रहा हूं। इसका ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर मैं इस पूरे पैसेज का मीनिंग, और इसके क्या क्या आंसर्स होंगे वो मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा, लेकिन आप पहले इसे सोल्व करके रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय।